गाइस हमने पीछे जो है लेक्चर के अंदर हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि इसकी क्या थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी, जिसके बारे में आज हम क्या करने वाले थे, बात करने वाले थे। आई होप पूरा का पूरा रदरफोर्ड मॉडल आपको समझ में आया होगा। प्लीज जितने भी आपको नोट्स बनाए जाएं, जितना भी आपको यहाँ समझाया जाए, उसको साथ के साथ करना और साथ में एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना। उसको आप कंप्लीट जितना भी टॉपिक आपको करवाया जाए उसको साथ के साथ आप करते रहें। कुछ जो टॉपिक्स हैं मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा, मैं कुछ टॉपिक्स आपको नहीं भी करवा रहा हूं उसमें, क्योंकि मैं आपको एक सिस्टम के हिसाब से ये पढ़ा रहा हूँ पूरा चैप्टर। जैसे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया वहां पे, क्योंकि तब तक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी नहीं थी, तो वो पोर्शन थोड़ा पहले बता दिया गया है। हम थोड़ा स्टडी को एक सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं इसको पूरा। तो अब जो था वो क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी किसकी, रदरफोर्ड की। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं के बारे में। तो अब आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी क्या थी, कुछ कमियां थी। तो फर्स्ट जो थी वो क्या थी कि उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब हमें पता है ये बात कि हर एक एटम, क्योंकि बेटा एटम तो एग्जिस्ट करता है ना, और अगर एटम एग्जिस्ट करता है मतलब वो स्टेबल है। लेकिन उसने स्टेबिलिटी के बारे में जो कंप्लीट बात थी वो नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन पहला पॉइंट क्या था कि he was unable to explain the stability of atom, कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है। इन्हें ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट के अंदर फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है। लेकिन वहीं पर मैंने कल मैक्सवेल का जिक्र किया था। अब जो मैक्सवेल है उसने क्या किया, बहुत बड़ा योगदान दिया था बेटा। नील्स बोहर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नील्स बोहर की ही एटॉमिक मॉडल आज हम पढ़ रहे हैं। आज जो आगे की किताबों के अंदर आपको जो भी पढ़ने हैं, मतलब जो आज मान्य है वो नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल कभी कामयाब ही नहीं होता अगर मैक्सवेल नहीं होता या प्लैंक्स नहीं होता। इन दोनों ने मतलब वेव थ्योरी एक क्रिएट की थी, दोनों ने मिलकर रेडिएशन के बारे में बताया था। वो पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। तो अब क्या था, उसी टाइम पे जब ये आया तो मैक्सवेल ने एक बात की, रदरफोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, क्या बोला था रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ए फिक्स ऑर्बिट, कि एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर मोशन के अंदर क्या करता है, राउंड में क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन वहीं पर मैक्सवेल ने क्या बोला, according to Maxwell, if any charge particle accelerates, it loses its energy। अब देखो जरा क्या है दोनों में। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, ये न्यूक्लियस है, इस एक ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। हालांकि उसने नहीं बताया था कि ऑर्बिट कहां होता है, उसके हिसाब से ऑर्बिट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी ऑर्बिट हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, नील्स बोहर ये भी गलत कर देगा बात को। लेकिन उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है
और अगर ये एक्सलेट करता है बेटा, मतलब ये अगर इसकी क्या होती है, एक वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी का मतलब समझते हो कि जब ये मूव करता है वेलोसिटी कम ज्यादा या होती रहती है, चेंज होती रहे, बढ़ती रहे या घटती रहे, तो इसे क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ क्या करता है, एक्सेलरेशन करता है या किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन करता है, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये किसका मानना था, मैक्सवेल का मानना था। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहेगा, घूमता है, लेकिन इस बात के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जानी थी, और एक दिन इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता किसके अंदर आ जाना था, न्यूक्लियस में, क्योंकि पहले यहां घूम रहा था। जब एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे कहां पर आता रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता रहेगा, और एक दिन न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, कोलोइड कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बात मैक्सवेल की सही थी कि हाँ एनर्जी तो लूज होती है, एनर्जी तो कम हो जाती है, तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं घुस गया। तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। मेटल स्टेबल होता है, लेकिन क्यों होता है, बात सही थी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इतने ही चक्कर क्यों लगाता है, मतलब वो अंदर क्यों नहीं आता, कोलोइड क्यों नहीं हो जाता, मैक्सवेल के हिसाब से इस बारे में वो नहीं बता पाए। तो अब इसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन loses energy in माइक्रोसेकंड, मतलब सेकंड के भी छोटे से भाग में, 10 की पावर -6 सेकंड में, इन माइक्रो सेकंड इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड, कोलाइड का मतलब बेटा भिड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस में आकर के भिड़ जाएगा, एंड डिस्ट्रॉय एटम, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो एटम का आएगा, डिस्ट्रॉय एटम, एटम को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, इस बात का रीजन रदरफोर्ड नहीं बता पाए। मतलब ये क्या स्टेबिलिटी ऑफ एटम का कोई जिक्र इसने नहीं किया, जिसके कारण ये मॉडल क्या हो गया, बाद में जाकर के फेल हो गया, बताने के कारण, ना बताने के कारण। जो सेकंड पॉइंट था वो था कि जब भी क्या होता है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो बेटा वहां क्या होता है ना, एक स्पेक्ट्रम के बारे में आपने 10th क्लास में समझा होगा कि मान लो ये प्रिज्म है, एक व्हाइट लाइट जब भी आती है, जब इसमें से टकराती है, जब निकलती है तो आपको कलर दिखाई देते हैं, एक कलर का बैंड दिखाई देता है, जो भी वायलेट, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपने पढ़ा होगा। तो वो जो कलर दिखाई देते हैं, इसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता है, जब भी प्रिज्म में से उसको पास किया जाता है, तो आपको एक कलर बैंड दिखाई देता है, एक स्पेक्ट्रम उसे कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते थे, लाइन स्पेक्ट्रम, सॉरी लाइट स्पेक्ट्रम बोलते थे। वैसा ही एक स्पेक्ट्रम आएगा जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो माना गया था कि ऐसा होना चाहिए था, मतलब he could not explain एटॉमिक और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। मैं यहां नहीं बताने वाला ये सारी चीजें, क्योंकि जब हम स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे तो हम वहां पे इसको कंप्लीटली देख लेंगे कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दो क्या थी रदरफोर्ड की कमियां थी। पहली क्या थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, और दूसरा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, जो बैंड्स बनते हैं कलर के, लाइट के, उनके बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी। तो ये तो थे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन बेटा इसके बाद में बारी आई किसकी, नील्स बोहर की। रदरफोर्ड की कुछ बातों को उठा करके नील्स बोहर ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, जो बिल्कुल सच थी। इतनी बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है, एक दो लेक्चर में वहीं पर पहुंच जाएंगे हम नील्स बोहर की थ्योरी पे। लेकिन दो लेक्चर कहां जाएंगे मैं पहले वो बता देता हूं। नील्स बोहर ने ऐसा नहीं कि सिंपल सीधा ही सोच लिया कि हाँ ठीक है रदरफोर्ड ने ये कमियां की थी, मैं इनका कारण पता लगा देता हूं, ऐसा नहीं हुआ। यहां दो बड़े साइंटिस्ट आए थे, मैक्सवेल एंड प्लैंक एंड न्यूटन भी। तीनों ने मिल करके लाइट के बारे में,
रेडिएशन तो जानते हो, रेडिएशन क्या होती है, जैसे पानी के अंदर वो क्या बनती है, वेव्स बनती हैं। लाइट भी किस रूप में आती है, वेव्स के रूप में आती है, रेडिएशन के रूप में आती है। तो मैटर के बीच में, किसी सब्सटेंस के बीच में और रेडिएशन के बीच में बहुत एक्सपेरिमेंट किए तीनों ने मिलकर के, और उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट आती है, हम जो लाइट आती है ना बेटा, प्रकाश जो है, हम इसको क्या मानते हैं, एक बिल्कुल वेव मानते हैं, तरंग मानते हैं, ठीक है ना, वेव से मानते हैं कि ये सीधी चल के आगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वेव माना गया, लेकिन बाद में बोला गया कि लाइट भी किससे मिलकर के बनी है, पार्टिकल से मिलकर के बनी है। मतलब एक रेडिएशन के दो रूप होते हैं, वो पार्टिकल भी होता है और वो एक वेव की तरह भी चलती है, वो सीधी भी चलती है और उसमें एक छोटा सा पार्टिकल भी होता है जो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, प्रोपेगेट करता है। तो ये सारी थ्योरीज क्यों है, क्योंकि इन्हीं से सीख करके, इन्हीं से समझ करके नील्स बोहर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। नील्स बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो है, वो एटॉमिक मॉडल जो है वो हमारे सामने रखा। तो मतलब अगर मैं क्या करना चाहता हूं, बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे पहले मैक्सवेल, प्लैंक्स और न्यूटन की थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए 2 लेक्चर तो हमारे जो होंगे वो वेव के बारे में और वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोड़ो रेडिएशन के बारे में होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसने नील्स बोहर को जगा दिया कि हाँ भाई तू ये कर तो ये एटॉमिक मॉडल हमारा सही बनेगा। तो वो थे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू नील्स बोहर मॉडल या बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, कि वो क्या क्या डेवलपमेंट हुए जिसने बोहर को जागरूक कर दिया कि भाई लग जा, उठ जा और मॉडल बना ले, ठीक है ना। देखते हैं वो क्या थे। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि इनके बारे में 2 वो बहुत बड़ी बातें जिनको लेकर के नील्स बोहर ने क्या किया था, बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। तो पॉइंट का नाम है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। कि वो कौन कौन से डेवलपमेंट थे जिनके चलते बोहर ने क्या किया, एटॉमिक मॉडल को बनाया। तो जो सबसे पहला, मतलब मैं आपको बता देता हूं वैसे थोड़ा सा इनके बारे में, कि बोहर ने क्या किया था, रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर ही इंप्रूवमेंट की थी। लेकिन ये जो स्टडी जो हम पढ़ रहे हैं ये कहां से आई है, इट इज ऑब्जर्व या दिस इज ऑब्जर्व observed from the study of interaction of radiation with matter, कि किसी मैटर के साथ में रेडिएशन को टकराया गया, पास किया गया, ये किया वो किया, बहुत सारे फंडे किए, वहां से जो बातें निकल करके हमारे सामने आई, ये स्टडी हमें वहीं से ली गई है, हमारे सामने वहीं से रखी गई, ठीक है ना। तो वो क्या था, बोहर के लिए 2 क्या थे बेसिक, बड़े 2 क्या थे डेवलपमेंट्स थे। 2 मेजर डेवलपमेंट्स आर, 2 जो बड़े डेवलपमेंट थे उस समय, जो 2 बड़ी खोज की गई थी वो क्या थी। 2 मेजर डेवलपमेंट्स आर, द फर्स्ट वन वो क्या था, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या होते हैं, 2 प्रकार के नेचर होते हैं। वो कैसे, वो एक तो बेटा बिहेव करती है किसकी तरह, वेव की तरह, दैट मीन्स कि हमने उसको क्या कहा, वेव नेचर, और साथ में वो बिहेव करती है किसकी तरह, पार्टिकल की तरह, वो क्या था, पार्टिकल नेचर था। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या था वो देख लो एक बार थोड़ा सा। रेडिएशन तो आप समझते हो, कोई भी चीज जो क्या है आगे की तरफ कंटिन्यूअसली मूव करती है। कार भी देख लो, एक कार को 200 की स्पीड से 500-700 की स्पीड से चलाओ, आपको क्या दिखेगा, एक बिल्कुल वेव सी दिखेगी, चलती हुई चीज नहीं दिखेगी, वो पार्टिकल नहीं दिखेगा, क्योंकि हाई स्पीड से वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था।
तो ऐसा ही होता है जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, तो वहां पर रेडिएशंस बनती है। और वो कैसी रेडिएशन बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है। मैं उसकी डेफिनेशन अभी नीचे लिख देता हूं। तो क्या था कि जैसे कि लाइट का रिफ्रैक्शन है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है बेटा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना जो पाथ है वो चेंज कर देती है। ये सारे जो फिनोमिना है ये मैं कहां से समझ सकता हूं कि एक रेडिएशन में क्या होता है, वेव नेचर होता है। एक वेव है तभी तो वो मुड़ गई, तभी तो डिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, अब जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जो क्या करती है, लाइट्स को इमिट और एब्जॉर्ब, बता दिया तो बाद में करेंगे इसके बारे में बात। एग्जांपल को सिंपल ले लेता हूं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब वहां क्या होता है कि आपके पास सोलर पैनल होते हैं, हमने देखा सोलर लाइट वाला, वहां एक बड़ी सी प्लेट होती है, जब भी लाइट इस पर आकर के टकराती है तो वहां से क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, अब अगर आप इसको समझना चाहो तो आप वेव नेचर से इसको नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि वेव के पास जो एनर्जी है वो कैसे एनर्जी उसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे मिला। तो इसको समझने के लिए क्या आया हमारे पास, पार्टिकल नेचर आया। तो ये क्या है, वो दो इफेक्ट थे, दो बातें थी जो क्या करती हैं, आपको बहुत सारी बातों के बारे में आगे बताएगी, ठीक है ना। तो रेडिएशन के दो रूप देखे गए, एक वेव नेचर और एक क्या था उसका, पार्टिकल नेचर। तो पहला तो मेजर डेवलपमेंट ये था बेटा कि वहां पर ड्यूल नेचर ऑफ क्या किसका ढूंढ लिया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और जो दूसरा डेवलपमेंट हुआ वो क्या था, स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। किसका पता चल चुका था हमें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जानकारी थी जब ये दो बातें, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो रदरफोर्ड भी नहीं बता पाया था, जब ये दो बातें हमें पता चल गई तो इन दोनों के बेस पे सोच करके नील्स बोर ने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया और एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे सामने ला करके रख दी, जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है बातें? तो मैं थोड़ा आपको पहले भी इसके बारे में बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन को अभी तक क्या माना गया था, पहले मतलब अभी तक मतलब उस समय, ठीक है ना, वेव माना जाता था कि रेडिएशन क्या आती है, वेव के रूप में आती है। पार्टिकल नेचर का कोई अता पता नहीं था, लेकिन बाद में पार्टिकल नेचर को ढूंढा गया तो पता लगा कि हाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप वेव नेचर के बेस पे नहीं बता सकते, बल्कि पार्टिकल नेचर के बेस पे बता पाते हो। लेकिन रेडिएशन तो चलो ठीक है, जैसे कि मैं लाइट के बारे में बताऊं ना बेटा, तो लाइट को बहुत सालों तक क्या माना गया था, एक वेव के रूप में समझा जाता था। न्यूटन ने आकर के पार्टिकल का जिक्र किया था, उसके बाद फिर से क्या हो गया, बाद में एकदम 19th सेंचुरी आई थी, तब जाकर के इसको हमने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को समझना शुरू किया था। लाइट जो सनलाइट आती है उसके बारे में मैं बात को बता रहा था। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या वो समझो आप। मैक्सवेल ने क्या किया, 1870 के अंदर, 1870 के अंदर ये पहला बंदा था जो, याद करो रदरफोर्ड के टाइम में इसी ने बताया था कि जब चार्ज चलता है तो एनर्जी लूज होती है, और यही है जिसने मैग्नेटिक किसके बारे में, मैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमें बताया था, ठीक है ना, कि वो रेडिएशंस क्या होती है। तो 1870 के अंदर क्या देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जब भी क्या होता है, एक्सेलरेट करता है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है बेटा, जब ये आगे की तरफ चलता है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, जहां वो क्षेत्र है, वो एरिया है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के फैक्ट को, उसके एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाते हो, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और क्या था, 10th क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या पढ़ा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है, करंट चलता है, तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो मैक्सवेल ने उन्हीं बातों से क्या बोला कि व्हेन एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, व्हेन एन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, व्हेन एन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, इट प्रोड्यूस, ये क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड
और दूसरा क्या करता है, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ट्रांसमिट इसको छोड़ता है। पहले बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको हमारे सामने पेश करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट इट इन फॉर्म ऑफ वेव। किसके रूप में हमारे सामने रखता है, इसको वेव के रूप में हमारे सामने रखता है, कोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या था कि मैक्सवेल ने क्या बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एक वेव के रूप में हमारे सामने रखता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन चला तो एक वेव बना दी। वो वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी हुई है। उसी वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम उसको कहने वाले थे। तो ये तो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम आपका थोड़ा टाइम सेव करने के लिए पहले ना कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख देता हूं, आप उनको नोट डाउन कर लेना तो सही है। मैं आपको बाद में वो समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो था, इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या थी। ये पूरा सिस्टम मैक्सवेल ने क्या किया था, हमारे सामने एक्सप्लेन किया था, उसने रखा था। मैक्सवेल ही पहला बंदा था जिसने क्या बोला कि लाइट भी क्या करती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को एक्सप्लेन कर सकती है, दोनों को रखती है, ठीक है ना। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले भी मैक्सवेल थे, किसके, लाइट के बारे में। अब लाइट भी क्या होती है, लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट भी क्या है, जो सनलाइट है वो भी क्या है, मैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो मैं नेक्स्ट आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, आपको ध्यान से देख लेना। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पहले से लिखी हैं आपके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है। ये फील्ड क्या होता है कि रेडिएशन वेव के रूप में खुद को एक्सप्लेन करता है, ट्रांसमिट करता है हमें, और वो वेव क्या कहलाती है, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली बात हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं प्रोड्यूस्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, सॉरी ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड है, या ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कोई भी ले लीजिए आप। ये ऐसे कुछ ऐसा सिस्टम है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूं चल रहा है, समझ में आई बात है, कैसे है वो, ऐसे यूं जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो गया, ये आगे की तरफ जा रहा है। अब देखो जरा, अगर ये मैं बोलूं लाइन है, इसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, इसके तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना, ये तो हो गया, इसके भी परपेंडिकुलर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर होता है। अब दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूं। मतलब अगर ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और जिस डायरेक्शन में कोई वेव क्या करती है, मूव करती है, उसके भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड क्या था, अब हमें पता है कि बिना हवा के, बिना एयर के, बिना मीडियम के क्या होता है, साउंड चल नहीं सकता। साउंड आल्सो वेव, साउंड भी क्या है, वेव है, समझ में आई बात है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा वैक्यूम में, मतलब जीरो पार्टिकल, जीरो एयर, कुछ भी ना हो ना, तो भी वहां क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चल सकती है। मतलब इनको मूवमेंट के लिए, प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। चलने के लिए, वो प्रोपेगेशन है बेटा, उसका मतलब होता है चलना, प्रोपेगेशन। उनको मूवमेंट की, चलने के लिए क्या होती है,
किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद क्या है, द बैंड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इज कॉल्ड एज रेडिएशन इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। अब ये देखा गया कि एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दूसरी वेव से या रेडिएशन से अलग किस रूप में होती है, वेवलेंथ के रूप में बेटा। वो मैं आपको कल बताऊंगा कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर सारे क्या होते हैं, क्योंकि अभी इतना ही है, इतना ही करवा रहा हूं आपको एक बार थोड़ा ही। तो क्या था, क्या बता रहा था मैं आपको कि वो जो बैंड बनता है, मतलब यहां से इतना ध्यान से देखो कि मान लो ये इतनी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑलमोस्ट सारी मान लो इतनी क्या होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इन्हें एक बैंड बन गया, ये EMR का क्या बन गया, एक बैंड बन गया, और इसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कब, जब आपको एक विजिबल चीज दिखाई देगी, कलर आपको दिखाई देंगे, नहीं देंगे, तो स्पेक्ट्रम पूरा बैंड है। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप देख सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी की, अगर मैंने कहा ना फ्रीक्वेंसी और ये कल करेंगे तो कल ही बताएंगे इनके बारे में। एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वो भी मैं आपको कल ही करवाऊंगा। इसके बाद फोर्थ क्या लिखा मैंने कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी डिफरेंट फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अलग होती है, किस रूप में बेटा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रूप में होती है। तो ये तो क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। सेकंड जो है वो पॉइंट मैंने लिखा है कि लाइट को पहले क्या माना जाता था, एक ट्रांसवर्स वेव माना जाता था। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, कुछ इस प्रकार से, ये कुछ ऐसे वो चल रही थी, ऐसे चल रही थी, समझ में आई बात है। लेकिन बेटा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उस समय तो पार्टिकल नेचर माना गया था, तो तब क्या बोला गया कि ये क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब यूं चलते हैं ना तो वेव आगे की तरफ चलती है। तो मतलब पार्टिकल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, वेव इधर, पार्टिकल्स इधर इधर इधर, तो उनका डायरेक्शन परपेंडिकुलर था, समझ में आई बात है। तो वो क्या मानी जाती थी, लाइट को उस समय क्या माना जाता था, एक ट्रांसवर्स वेव माना जाता था। वीडियो का कितना टाइम हो गया, 25 minutes. What's the time now? 7:29. चलो हम ना कर ही लेते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, फास्टली देख लेते हैं वो सारी चीजें। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या है, डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग क्या है, तरीके हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ यूनिट्स के बारे में बता रहा हूं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करती है। वो दिखाने में हमें क्या करेगी, मदद करेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूसरी से अलग कैसे है, किस प्रकार से है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है आपके पास एम्पलीट्यूड। क्या होती है बेटा, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम नॉर्मल, मतलब कि मान लो ये क्या है आपके पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ये क्या है, हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। इसी मैक्सिमम हाइट को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है उसकी डायरेक्शन से, नॉर्मल से क्या होती है, जो मैक्सिमम हाइट है किसी वेवलेंथ और किसी वेव की, रेडिएशन की, उसे क्या कहा जाता है, उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि ये अगर मेरे पास रेडिएशन है कुछ इस प्रकार से, तो मतलब कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये इससे क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। क्लियर है बात है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, इसका जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इतना ज्यादा यूज नहीं है एम्पलीट्यूड का जितना अगली चीज का है जो मैं बोल रहा हूं, वेवलेंथ। क्या है नेक्स्ट हमारे पास, वेवलेंथ। द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव की जो बेटा क्या होती है, लेंथ होती है, उसे क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। और या फिर लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, दो लगातार आने वाले पॉइंट्स के बीच में
मतलब देखो जरा ये क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है बेटा, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है किससे, लैम्बडा से। ये क्या है आपके पास, इसको ऐसा मतलब ये और ये क्या होता है आपके पास लैम्बडा, ठीक है ना। तो लैम्बडा से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है लैम्बडा। किसी भी वेवलेंथ को मेजर किस में किया जाता है, मीटर के अंदर। बहुत छोटी होती है इसलिए हम इसको किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर के अंदर। नैनोमीटर में मतलब क्या होता है बेटा, एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। मतलब एक नैनोमीटर क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। मतलब 10 की पावर 9 नैनोमीटर बन करके आपको क्या करेंगे, 1 मीटर का फॉर्मेशन करके देते हैं। क्लियर है बात। तो बात यह है कि वेवलेंथ क्या है। यहां देखो बेटा, इस तरफ ये ना एक वेव चली, ये रही, इस चोटी को कहा जाता है क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। ये इसकी क्रेस्ट है और ये इसकी क्रेस्ट है। मैंने यहां से देखा एक वेव क्रेस्ट से नीचे की तरफ आई, नीचे कहा जाता है बेटा ट्रफ। नीचे वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, ट्रफ। तो एक वेव क्रेस्ट से होती हुई ट्रफ की तरफ आई और वापस कहां पर पहुंच गई, क्रेस्ट की तरफ। तो यहां से लेकर के यहां तक एक वेव क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, एक पूरी वेव कंप्लीट हो गई। या फिर आगे जब ये चलती तो ये ट्रफ और ये ट्रफ है, दो ट्रफ के बीच की दूरी ये दूरी, या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी ये दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। एक वेव की लेंथ को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो और मैंने ये एग्जांपल ले लिया, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, सर इसकी वेवलेंथ ज्यादा और इसकी वेवलेंथ कम है। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ तो इतनी है, यहां से यहां तक एक वेव पूरी होगी, इसकी वेव इतनी बड़ी है तो एक वेव ये अलग है। तो ये क्या है, हमारे पास वेवलेंथ है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, किसी वेव के अंदर लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा, वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से। कैसे लिखते हैं, न्यू, ऐसे V टाइप का है, लगभग ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। समझ में आई बात है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एरिया इन यूनिट टाइम। और यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर। बेटा मतलब ये है कि मैंने ये बोला कि यहां से वेव्स जा रही, बहुत सारी वेव्स जा रही है, ठीक है ना, ये वेव्स निकल रही थी, ये एक वेव है। मैंने सामने ना यूं एक बड़ा सा बॉक्स रख दिया, बीच में इतनी जगह छोड़ दी कि इसमें से ये वेव क्या हो जाए, पास हो जाए। मैं एक सेकंड में देखूंगा कि कितनी पूरी वेव, मतलब एक वेव तो जानते हो कहां से कहां होती है, क्रेस्ट से क्रेस्ट होती है, ट्रफ से ट्रफ होती है। एक वेव निकल गई, दो निकल गई, तीन निकल गई, चार निकल गई। अगर चार वेव क्या होती है, एक सेकंड में गुजर जाती है। हालांकि इतनी कम स्पीड नहीं होती, लाइट की स्पीड के बराबर क्या होती है, इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना, इतनी स्पीड से। तो क्या होता है कि कितनी वेव्स एक सेकंड में उस गिवन एरिया के अंदर से पास हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इन 1 सेकंड, ठीक है ना। इसलिए हम इसको डिनोट करते टाइम बेटा या तो इसके यूनिट क्या बोलते हैं, पर सेकंड, क्या बोलते हैं, पर सेकंड, सेकंड -1 पावर, या फिर इसको डिनोट करते हैं किससे, हर्ट्ज। क्योंकि हर्ट्ज क्या था, वो साइंटिस्ट था जिन्होंने इसके बारे में बताया था, जिसका डिनोशन क्या होगा, HZ, हर्ट्ज। तो पर सेकंड या हर्ट्ज एक ही बात कि कितनी कंप्लीट वेव्स एक सेकंड में किसी क्षेत्र में से गुजर जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। न्यू से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, और वो क्या था, हर्ट्ज कहलाता है। क्लियर है। तो आज मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता दिया, एक और बचता है, लास्ट देख लो, वो है बेटा वेव नंबर। क्या होता है वो, वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट किया जाता है बेटा न्यू बार से, न्यू पे क्या लगा करके, बार का यूज करके। अब वेव नंबर का मतलब क्या होता है कि कितनी वेव्स जो हैं वो पर यूनिट लेंथ में आती है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ। और पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होगा बेटा, 1 मीटर, या क्या होगा, 1 नैनोमीटर। मतलब ये कि अगर आपके पास 1 नैनोमीटर में बोलूं कितनी दूरी है,
इस 1 नैनोमीटर में 1 वेव आएगी, 2 आएगी, 2.5 आएगी, 3 आएगी, कितनी कंप्लीट क्या आ जाएंगी, वेव्स आ जाएंगी, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहा जाता है वेव नंबर। जैसे कि मैं बोलूं कि मान लो यहां से यहां तक 1 मीटर है, तो सर ये एक वेव कंप्लीट हो गई, ये दूसरी 2 ऑलमोस्ट क्या है 2 है, तो मतलब 2 वेव्स आती हैं। पर यूनिट लेंथ में जितनी क्या होती हैं वेव्स आती हैं, उसे क्या कहा जाता है, वेव नंबर। इसे डिनोट किससे करते हैं, आप न्यू बार से डिनोट करते हैं। तो ये तो है आपके पास कुछ पॉइंट्स जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हो। तो बाकी करते हैं बेटा हम हमारी कल की क्लास के अंदर। तो आज बस इतना ही, चलिए थैंक यू।